हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पहला यूनिट जो है वो चार्जेस और कूलम्ब लॉ के बारे में है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। चार्जेस के बारे में आप थोड़ा सा टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ क्लासेस में कुछ पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिपीटेशन है। वो रिपीटेशन मैं कर रहा हूँ कि हमें को पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसमें हम ये कहते हैं, हमें पता है कि अगर लाइक चार्जेस हों यानी दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करते हैं, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो तो उनको आकर्षित करते हैं। ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है। एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक चार्ज बॉडी दूसरे न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। एक चार्ज की गति एक चार्ज पर उसकी गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे चार्ज स्थिर है या गतिशील है, चार्ज का मान हमेशा सेम रहता है। एक और प्रॉपर्टी है कि चार्जेस को हम जोड़ सकते हैं, इनका योग्य कर सकते हैं, और चार्जेस का बीजगणितीय योग्य होता है। पॉजिटिव यानी इनका बीजगणितीय योग होता है कि उसकी डायरेक्शन और उसके पॉजिटिव नेगेटिव को हमें याद रखना। एक दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्जेस कंजर्व होते हैं, उनको हम संरक्षित होते हैं, उनको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि चार्जेस का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कम करते हैं। ये चार्जेस को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक पॉइंट से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये इस सिद्धांत को हम चार्ज का संरक्षण का नियम बोल सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड बॉडी या एक अलग थलग बॉडी का जो नेट चार्ज है या टोटल चार्ज है वो हमेशा एक स्थिरांक होता है। इसी तरह हम कह सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटेनीकरण। चार्जेस को हम कह सकते हैं कि चार्जेस ना तो क्रिएट किए सकते मगर एक दूसरे के चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है। मगर ये जो चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है वो एक इंटीग्रल या पूर्ण के रूप में, पूर्णांक के रूप में होता है। चार्जेस को हम आधा या चौथाई का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 0.5 0.2 हम या तो कर सकते हैं E2 E3 कर सकते हैं, या -E -2E या -3 कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ Q = +-NE, जहाँ n एक इंटीजर है 1 2 3 पे। E कैन बी पॉजिटिव, और तो अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन यूज़ करेंगे, और अगर नेगेटिव साइन है तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन। और हम ये जानते हैं कि E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज हमें कहीं नहीं मिलता, पूरा का पूरा चार्ज मिलता है। तो ये भी है कि चार्ज, इसलिए हम कह सकते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसी को देखते हुए, चार्जेस की स्थितियों को देखते हुए, कूलम ने एक लॉ दिया जिसको कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस कहते हैं। उसने कहा, उनकी एक्सपेरिमेंट्स को, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और 1785 में कूलम्स का लॉ का स्थापित किया था। और उसने ये पाया था कि इनका जो फोर्स, जो इनका जो बल, जो आकर्षण या प्रत्याकर्षण बल, वो दोनों चार्जेस के गुणनफल के बराबर है, और उसके दूरियों के रिवर्स या इन्वर्स स्क्वायर लॉ के बराबर है। दोनों की दूरी के स्क्वायर के बराबर है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²। पहले तो मैं लिख सकता हूँ F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और सेकंड है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1/R²। दोनों को साथ करें तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊँ तो एक K डालना पड़ता है, जो उसको प्रोपोर्शनलिटी और कांस्टेंट है। हम इस K को 1/4πε0 के बराबर मानते हैं, और अगर ये वैक्यूम या एयर में है तो इसका मान और
डिस्टेंस है तो इसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ कूल्स। अगर हम चार्ज को कूलम में, एम को मीटर में और एन को न्यूटन में लें, और इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और एप्सिलॉन को एप्सिलॉन ज़ीरो को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर एन। अगर Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, 1 कूलम के बराबर हैं, R = 1 मीटर है, फ्रॉम इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि F = 9 × 10⁻⁹। अगर ये मान हम अपनी इक्वेशन में रखें तो F = 9 × 10⁻⁹, यानी हम अगर हमें कूलम को परिभाषित करना हो तो हम कहेंगे एक कूलम ऑफ चार्ज ये उस बल के बराबर है जो अगर दो चार्जेस 1 मीटर की दूरी पे बराबर हों और वो एक में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन से वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रत्याकर्षित करते हों। इफ़ चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, लाइक अगर किसी अन्य मीडियम में रखते हैं तो हम 1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो की जगह एप्सिलॉन काम में लेते हैं, और इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। उसको हमने परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कहा था, और इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। और ये K एप्सिलॉन ज़ीरो = K एप्सिलॉन ज़ीरो, वेयर एप्सिलॉन = K एप्सिलॉन ज़ीरो। ये हम मान इसके अंदर डाले तो F = 1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो K Q1 Q2/R²। मगर सारे डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं उनका मान K का मान 1 से बड़ा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ डाइलेक्ट्रिक द फोर्स बिटवीन चार्जेस जो है वो कम होता है। फॉर ऑल मटेरियल K इज़ इनफाइनाइट, और फॉर वाटर K = 1। इन वेक्टर फॉर्म हमें पता है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो डायरेक्शन काम में आती है। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि Q2 के कारण Q1 पर चार्ज अगर लग रहा हो तो मैं F12 1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2/R² विथ अ यूनिट वेक्टर R² लगा दूंगा, और ये हो जाएगा वेरी अलॉन्ग R। तो अब ये अगर हम इसी तरह अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस में इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझाना चाहूँ तो 2 चार्जेस लेता हूँ A और B पर, और ये चार्जेस सपोज Q1 या Q2। अब मैं ये जानना चाहता हूँ अगर ये कि Q1 पर Q2 के कारण क्या चार्ज होगा, तो क्योंकि Q1 1 पे है तो मैं F12 लिखूँगा, तो F1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2/R², R12, क्योंकि डायरेक्शन इसकी 1 और 2 की तरफ होगी। और इसी तरह अगर मैं ये जानना चाहूँ कि Q2 पर Q1 के कारण कितना चार्ज है, तो ये 2 1 हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2। अब हम ये देखते हैं कि R12 जो डायरेक्शन है वो दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ R12 = -R21, और इसको अगर मैं अपने इक्वेशन में डालूँ तो ये हो जाएगा F21 = -1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2/R³ R1। अगर मैं R12 को यूनिट वेक्टर को रिप्लेस करूँ तो यूनिट वेक्टर R/R होता है, तो ये हो जाएगा तो R³ आ जाएगा। तो कंपेयरिंग 5 और 7 तो हमारे पास ये पता लगता है कि F12 = F-12, कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक चार्ज 1 पर दूसरे के कारण ये देता, हम ये मानते हैं कि वो इक्वल एंड अपोजिट टू द कूलम्स फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर चार्ज विच इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है कि एक दूसरे के, फिर हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन का थर्ड का नियम इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए भी लागू होता है। इसी तरह मैं ये देखना चाहता हूँ कि कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ लागू हो सकता है। हम ये कहते हैं कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए लागू होता है, कि पॉइंट या स्फेरिकल चार्जेस जिनका दूरी अधिक हो। इट कैन बी, हम ये कह सकते हैं अधिक उसके बड़े चार्जेस के लिए भी लागू हो सकता है, मगर ये जो दूरी है इन दोनों के उसके जो डायमेंशन से बहुत अधिक ज़्यादा होनी चाहिए। एक और है कि ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, कि वो
ये मानना चाहिए कि जो जो चार्जेस है वो कंसंट्रेटेड एट द सेंटर है। तो जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो उनके न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर दूरी के अंदर आ जाता है तब कूलिंग चार्ज की जगह न्यूक्लियर फोर्सेस लागू हो जाते हैं। इसी तरह मैं कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर कर सकता हूँ। कंपैरिजन टेबल मैंने इसमें दे रखी है। ये इन दोनों का कंपेयर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, इसमें होता है 4 पाई G1 G2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलम्स फोर्स में भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव और होता है। डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, और ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन द मीडियम। फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस बहुत कमज़ोर होते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो तो मैं ये कह सकता हूँ तीन तरह के चार्जेस हमारे पास आते हैं। एक तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज अगर वो किसी लंबाई पे चार्ज फैला हो तो उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर चार्ज पूरा एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर वो किसी चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके बाद एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि चार्जेस, जो कूलम्स लॉ दो चार्जेस के लिए लागू होता है, और दोनों चार्जेस अगर हमारे पास एक से अधिक चार्जेस होते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें अध्यारोपण का सिद्धांत काम में आता है। हम दोनों चार्जेस के मध्य चार्ज को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका लॉ ऑफ फोर्सेस के हिसाब से उसका कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, अगर हमें एक चार्ज मान लो तीन चार्जेस हैं तो Q1 पर इसका बल निकालना चाहते हैं तो मैं Q1 का पहले Q2 के साथ बल निकालूंगा कूलम्स लॉ के अनुसार, फिर Q1 का Q3 के साथ निकालूंगा कूलम्स का लॉ के साथ, और फिर हम फोर्सेस का वेक्टर सम निकालेंगे। वेक्टर सम निकालने पर हमारे पास जो वेक्टर का जो निशान होता है, जिसको हम इस डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि ये वेक्टर के सम के अनुसार ये टोटल कैसे निकाला जाएगा, ये चार्ज, ये हमारे पास पूरा चार्ज आ जाएगा। ये तो सारा आपका मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर इस सारी चीज़ों को, क्योंकि आपने अलग अलग एग्ज़ाम दे रखे होंगे, तो ये आपका सिंपल एक रिपीटिशन था एक चार्जेस के बारे में। इसके बाद हम अगले टर्न में इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कुछ अन्य टॉपिक्स और पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।